Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. तो मार्क्स कैलकुलेट कर ली क्या? ये नहीं, टोटल 10 क्वेश्चंस थे। अच्छा, फिर 1.5 मार्क्स ईच। कोई बात नहीं, आप 30 से काउंट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। 1 सेकेंड। तो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, सो कमिंग टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो, चैप्टर का नाम पढ़ो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यूसेज। मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कुछ तो यूज होता ही है, तभी तो पढ़ रहे हैं। लेट्स से अगर यूज ही नहीं होता तो पढ़ते ही क्यों? वेरी इजी, वेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग सी बात है ये। ठीक है, जैसे हमने पहले इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पहले ही कर रखा है, ये हमने वैसे स्किप किया हुआ था चैप्टर। तो अगर इंटीग्रल्स का यूज है तो इंटीग्रल्स को तो खुद डेरिवेटिव का उल्टा है। तो और जो उल्टी चीज है उसका यूज है तो सीधी चीज का तो होगा ना। भाई सीधी चीज ये है, उल्टी चीज है इंटीग्रल, इसका इनवर्स क्या होता है? इंटीग्रल। तो जो उल्टी चीज है उसका भी यूज है, तो जो सीधी चीज है उसका नहीं होगा क्या? सोचने वाली बात है। तो इसका भी होगा। इवन इसके ज्यादा हैं यूसेज, और भी है, मतलब इस बुक में जो गिवन है उसके अलावा भी यूसेज है। ठीक है, तो बेसिकली जो है 5 यूजेस हमारे इस चैप्टर में बताए गए हैं, जिसमें से इस साल सीबीएसई बोर्ड में केवल 3 ही यूसेज आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर ऑल दोस 3 यूजेस, और उसके बाद फिर अपन जो ओमिटेड सेक्शन है वो बाद में आपके लिए ले लेंगे। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से यूसेज हैं हमारे पास। सबसे पहले है जो पहली एक्सरसाइज है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। जो दूसरी एक्सरसाइज है दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। शॉर्ट में लिख देते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरी एक्सरसाइज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द कर्व, टू ए कर्व, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू ए कर्व। टेंजेंट्स मेन टेंजेंट्स है, लेकिन नॉर्मल्स का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल रहता है, टू ए कर्व। चौथी एक्सरसाइज है अप्रोक्सीमेशंस। The exercise about approximations. And fifth but not the least, it is maxima and minima. Okay, okay. अब इसमें से जो omitted है वो ये है, इस साल जो omitted है, एक तो टेंजेंट्स और एक अप्रोक्सीमेशन, यानी 1 2 3। एक्सरसाइज नंबर 6.1, ये 6.2, वैसे ही 6.5 थी, लेकिन इस साल आपकी बुक में जो नई वाली बुक है उसमें ये 6.3 रहेगी। फाइन। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली एक मिसलेनियस एक्सरसाइज तो रहेगी रहेगी, उससे तो बच ही नहीं सकते। ठीक है, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 भी रहेगी, उसके भी हम पहले इन 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे। 6। ठीक है, डन। ओके, अब एक और चीज सुनो, देखो रेट ऑफ चेंज और जो ये टॉपिक कट गया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू, कट गया। ये दोनों तो कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही तो निकल के आते हैं। डेरिवेटिव की डेफिनेशन आप या रिकॉल करो, जब आपने डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट किया था, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो आपने उसकी 2 बेसिक डेफिनेशंस लिखी थी। एक तो आपने खुद ने लिखा था रेट ऑफ चेंज होता है डेरिवेटिव, और एक आपने लिखा था कि किसी कर्व, ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन था, वो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन था, याद करो। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या था? एक कर्व, उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, वो ये स्लोप इस कर्व का डेरिवेटिव होगा। जिस कर्व पे आपने टेंजेंट बनाया उस कर्व का डेरिवेटिव ही उस पर बनाए हुए टेंजेंट का स्लोप होगा। तो ये दोनों टॉपिक तो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन से निकले, और बचे हुए 3 टॉपिक जो हैं वो एक्चुअली यूसेस तो 3 टॉपिक हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अप्रोक्सीमेशन मैक्सिमम। ये है एक्चुअली यूज, मतलब उसको इस्तेमाल करके कोई नई चीज सोचना। तो ये दोनों तो कोई इसका एक्चुअली देखा जाए तो यूज है ही नहीं, ये तो बेसिक उसकी डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बट ठीक है एप्लीकेशन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, फाइन। तो जो पहला वाला यूज है रेट ऑफ चेंज, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, जो आपको इसके नोट्स में लिखना है। ठीक है, केवल रीडिंग लगा लेते हैं, एंड क्विकली वी विल कम टू द एक्सरसाइज नंबर 6.1। 5 मिनट में रीडिंग लगा लेते हैं फटाफट से। ठीक है, देखो जैसे चैप्टर नेम इज, आपको लिखना है नोट्स में तो, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
नोट्स कंप्लीट करने हैं हमेशा, चाहे से टॉपिक आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या उस वो इम्पोर्टेंट इसलिए कंप्लीट करने के लिए क्योंकि ये जो नोट्स अभी आप बना रहे हो ये आपको फर्दर भी काम आएंगे। क्लास ट्वेल्थ के नोट्स हमेशा ग्रेजुएशन में काम आते हैं, जो भी आप बीटेक करो या एनीथिंग बीएससी भी करो या कुछ भी करो, अगर उसमें मैथ्स एज ए सब्जेक्ट है तो। और अभी 11 ट्वेल्थ में है तो कहीं ना कहीं मैथ्स टकराता जरूर है, क्योंकि क्या होता है बाद में हमारा जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमको मैथ्स लेना ही पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, भले छोटे लेवल पे बड़े बड़े लेवल पे। तो अब ग्रेजुएशन में तो छोटे लेवल पे भी मैथ्स लेते हैं ना, तो वो ये सारी चीजें आती है। वहां पे कोई इतने अच्छे से नोट्स नहीं लिखवाता कॉलेज लेवल पे, तो ये नोट्स बहुत काम आते, मेरे तो बहुत काम आए थे। तो आप हमेशा नोट्स कंप्लीट करके चलेंगे, इस साल भी काम आई जाएंगे। द डेरिवेटिव्स आर अप्लाइड इन द वेरियस फील्ड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस मैथ्स एंड कॉमर्स। इन तीन फील्ड्स में अक्सर डेरिवेटिव्स का यूसेज होता है, आउट ऑफ विच 5 एरियाज ऑब्लिक एप्लीकेशंस विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। जिसमें से बहुत सारे फील्ड्स हैं, साइंस के फील्ड में, मैथ्स की फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में, लेकिन 5 फील्ड्स ऐसे हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी अभी जो मैंने बताया सेम वही, अब थोड़ा डिटेल में बताया मैंने, वहाँ शॉर्ट में लिखा। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है पहला यूज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन सम अदर क्वांटिटी। ठीक है, कोई दूसरी क्वांटिटी चेंज हो रही है, उसके रेस्पेक्ट में पहली क्वांटिटी किस रेट पे चेंज हो रही है, किस रेट का मतलब होता है स्पीड, किस स्पीड में चेंज हो रही है। ठीक है, और जनरली जिस क्वांटिटी को अपन चेंज करते हैं वो वाई होती है यहाँ पे, और जिसके रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं वो एक्स होती है। तो इन शॉर्ट बात करें तो वाई की रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इन शॉर्ट बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव ही बन गया ना, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर ही बन गया। सेकंड है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू ए कर्व एट सम पॉइंट, ये भी अभी मैंने डिस्कस किया जो कट चुका है। उसके बाद आ जाओ, तीसरा टॉपिक है टू डिटरमाइन वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीज, ये आपकी बुक में ये सेकंड पे और ये थर्ड पे है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी लिख लो। टू डिटरमाइन वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कोई फंक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बस इतना पता करने के लिए भी हम रेट ऑफ चेंज का इस्तेमाल करेंगे। और इससे सीधा सीधा कनेक्ट होता है मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि वो बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा था, मैक्सिमम कितना बढ़ गया, है ना। और अगर वो घट रहा था तो मिनिमम कितना घट गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 to π/2, 0 to π/2, 0 से 90 में साइन फंक्शन बढ़ता है, बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है उसकी। ठीक है, और फिर π/2 के बाद घटती है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का यूसेज हो जाएगा कि 0 to π/2 में बढ़ा या घटा, आप कहोगे बढ़ा, ये भी अपन डेरिवेटिव से बताएंगे। और मैक्सिमम मिनिमम का यूसेज हो जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे मैक्सिमम वैल्यू 1 है सर, इसकी 1 के बाद नहीं बढ़ा था। 0 to π/2, π/2 पे वैल्यू 1 आई थी, उसके बाद फिर वो घटने स्टार्ट हुआ, और घटा कितना, मिनिमम -1 आई थी। तो साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1। चलो साइन की तो एक एक कॉमन जनरल सा फंक्शन हमको याद है, वैल्यूज मुंह जबानी याद है कि मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शन जिसके मुंह जबानी याद थोड़ी ना है, तो मैक्सिमम मिनिमम वो निकाल के देता है। ठीक है, आ जाओ, तो ये भी कवर हो गया, टू फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ ए फंक्शन। और एक लास्ट टॉपिक, टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटीज हैं जिनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज अपने को पता करनी होती हैं, वो करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, जो कि अभी हमारे इस साल कट गया है। ठीक है, ओके, आ जाओ, उसमें से द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। पढ़ें एक बार क्या कहते हैं, ये हमने टॉपिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है ना, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, चैप्टर इंट्रोडक्शन ओवर, नाउ द टॉपिक इंट्रोडक्शन। क्या कहता है, व्हेन ए क्वांटिटी वाई, जब वाई नामक कोई क्वांटिटी बदलती है, अब बदलने का मतलब घट भी, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी, हमको कैसे पता चलेगा बढ़ेगी घटेगी, वैल्यू पॉजिटिव आए तो बढ़ रही है, वैल्यू नेगेटिव आए तो घट रही है। विद द चेंज इन सम अदर क्वांटिटी एक्स, किसी दूसरी क्वांटिटी एक्स के मुकाबले वो कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, जब वो ऐसा करती है तो किस स्पीड से, रेट का मतलब किस स्पीड से वाई एक्स की रेस्पेक्ट में चेंज हुई, उसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो बस डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकाल लिया, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज निकाल लिया, एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, वन मोर थिंग, अब एक तो है वाई की रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बात तो ये हो गई जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई की रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछी जाए, तो उसी चीज को अपन डी वाई बाई डी एक्स तो कह रहे थे, अब एक्स इक्वल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए से भी डिनोट कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक एफ एक्स फंक्शन आएगा नहीं आएगा खुद बताओ, जब वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका जब अपन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे
तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी एक फंक्शन ही आएगा जी ऑफ एक्स करके, या अपन उसका डेरिवेटिव जनरली कैपिटल एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट करा दिया, कुछ भी ले लो, जी ऑफ एक्स ले लो, तो एक फंक्शन ही तो बन के आएगा। अब मैंने कहा इस फंक्शन की भी वैल्यू बताओ एट एक्स की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस चीज को बोलेंगे क्या, उस चीज को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इतना तो बोल रहे थे, एट सम पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, और ऐड कर देंगे। समझ गए? तो किसी क्वेश्चन में केवल एज ए फंक्शन पूछता है, किसी क्वेश्चन में एज एट सम पॉइंट पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में एट सम पॉइंट पूछेगा, मतलब 99% क्वेश्चन में मैक्सिमम एट सम पॉइंट पूछेगा, किसी किसी फंक्शन में ही एज ए फंक्शन वो कहेगा भाई इतना छोड़ दो। ठीक है। सो नेक्स्ट चेंज कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ चेंज इन एक्स एट सम पर्टिकुलर वैल्यू एक्स इक्वल टू ए इज डिनोटेड बाय डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, डन। ओके, आगे सुनो, बड़ी सी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग सी बात है, लॉजिकल बात है कि जब y बढ़े, इंक्रीज हो, और x भी बढ़े, उस जगह डी वाई बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब है y और x में सेम प्रोपोर्शन फॉलो हो, वो बढ़े तो ये भी बढ़े, ये वो घटे तो ये भी घटे, सेम प्रोपोर्शन कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली। अगर ये y और x एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारा रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है, मान लो y तो घट रहा है x बढ़ रहा है, या उल्टा हो जाए y बढ़ रहा है और x घट रहा है, कुछ दोनों में से कोई भी केस हो जाए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे साथ साथ पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट है एक कि जब आपको ये ना गिवन हो कि किसके रिस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ चेंज पता करनी है, तो बाय डिफॉल्ट वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर ना गिवन हो। जैसे मैंने कहा एक सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस कुछ होगा, एरिया कुछ होगा, रेडियस बढ़ेगी एरिया बढ़ेगा, बढ़ेगा, रेडियस घटेगी एरिया घटेगा, घटेगा, घटेगा ना। ठीक है, अब मैंने कहा कि रेडियस जो है, रेडियस के रेस्पेक्ट में कितनी एरिया बढ़ गया, तो आप उसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, ऐसे बोलोगे। लेकिन मैं बताऊं ही ना, मैं तो सीधा सीधा कह दूं कि बस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ, मैंने ये नहीं बताया कि रेडियस के रेस्पेक्ट में बताना है या किसके रेस्पेक्ट में बताना है, तो उस जगह पे आप टाइम के रेस्पेक्ट में बताएंगे, किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में, भाई हर 2 मिनट में कितना एरिया बढ़ रहा है या हर 2 सेकंड में कितना एरिया बढ़ रहा है, वो अपन वहां पे बताएंगे। तो कुछ भी ना गिवन हो तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम माना जाता है, सिंपल सा इंपॉर्टेंट सा नोट है यहाँ पे। when it is not given when it is not given that with the change in which parameter a certain quantity is changing, we will consider that a non parameter as time, which is denoted by the letter t, और उस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो डी वाई बाई डी टी से डिनोट, क्योंकि वो x नामक पैरामीटर आपको बता ही नहीं रहा है, क्वेश्चन में बताएगा कि विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस बताओ, विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर बताओ, लेट्स से कोन है तो कोन में दो दो चीजें होती है, हाइट और रेडियस, तो विथ रेस्पेक्ट स्लैंट हाइट भी होती है, विथ रेस्पेक्ट टू स्लैंट हाइट बताना है, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस बताना है, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट बताना है। जैसे मान लो क्यूबॉइड है तो विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ बताना है, विथ रेस्पेक्ट टू ब्रेड्थ बताना है, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट बताना है। बताएगा तो अच्छी बात है, नहीं बताएगा तो हम क्या मानेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, बस खत्म, एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन खत्म। आ जाए एक्सरसाइज में, शुरू करें एक्सरसाइज, कर दूं उसको क्लोज। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज, क्योंकि देखो चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन ही करना है, मतलब नोट्स में ज्यादा क्या होगा, ये तो इतने भी, इतने तो फिर भी मैंने लिखवा दिए, इतने नोट्स फिर भी हमने लिख लिए, कुछ बातें लिख दी, भाई इसको सॉल्व करते टाइम हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां सामने आएंगी, तो हमने पहले ही रिवाइज कर लिया कि इस जगह पे अपन ये काम कर लेंगे। कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं बताया यहाँ पे मैंने, क्योंकि फॉर्मूला तो डेरिवेटिव चैप्टर में डिस्कस हो चुका है, अब तो उसको अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो सीधा ही अप्लाई करते हैं, आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 6.1। दिस इज द एक्सरसाइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है देखो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब इसने खुद ने बताया, शुरुआत में इजी रखा क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, शुरुआती क्वेश्चन इजी रहते हैं वैसे भी, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। अब एरिया में वैसे भी रेडियस ही होता है पाई आर स्क्वायर, और कोई पैरामीटर वैसे भी नहीं होता, तो रेडियस वाले पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि एरिया कितना कितना बढ़ रहा है, लेकिन एट सम पॉइंट बता रहा है।
आर इक्वल टू ए एट सम पॉइंट था, मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम टाइम एट सम पॉइंट पे, एक बार आर इक्वल टू 3 पे, एक बार आर इक्वल टू 4 पे। कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि जब किसी सर्किल का रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ रहा है। ओके, तो जब रेडियस 3 था उस समय भी वो बढ़ रहा था, उस समय वो किस स्पीड से बढ़ रहा था। फिर जब 4 आया होगा तो भी बढ़ रहा होगा, उस समय वो किस स्पीड से बढ़ रहा होगा। अब आप कहोगे सर जब वो एरिया बढ़ रहा है तो स्पीड तो सेम होगी ना, 3 पे और 4 पे। गलत, स्पीड बढ़ती जाती है या बदलती जाती है, यूं कह सकता हूँ मैं। स्पीड भी बदलती है, बढ़ती जाती है। समझ में आई बात। जब रेडियस छोटा था उस समय एरिया बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम होगी, बजाय के जब रेडियस 4 था तो उसकी स्पीड बढ़ने की थोड़ी सी ज्यादा हो। ठीक है, तो अलग अलग आएगी, ऐसा नहीं है कि सेम ही आएगी। स्पीड मतलब स्पीड, जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड होती है। गाड़ी की स्पीड क्या होती है भाई, किस रफ्तार से हम चल रहे हैं, कितने घंटे में हम कितना किलोमीटर कवर करेंगे, किलोमीटर पर आवर, यही तो होती है स्पीड। तो यहाँ पे हमको पता लगाना है कि एरिया की रेडियस के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या है। भाई एरिया यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस यानी सेंटीमीटर। तो व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर एरिया इज इंक्रीजिंग। जैसे अपन स्पीड, गाड़ी की स्पीड में क्या बात करते हैं कि व्हाट किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है, व्हाट किलोमीटर, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में हमारी स्पीड 40 किलोमीटर है, एक घंटे में हमारी स्पीड 50 किलोमीटर है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर कितना एरिया बढ़ रहा है। जैसे वो 3 से 4 हुआ, लेट से, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, ये आंसर नहीं है। जैसे मान लो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और अगले ही पल रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर। मान लो कि 3 सेंटीमीटर पर, एक एक एग्जाम्पल के तौर पे, एरिया आ रहा है 100, और 4 सेंटीमीटर पे एरिया आ रहा है लेट से 130। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस चेंज होती है, एरिया कितना चेंज हो गया, 30। तो मैं क्या कहूंगा, स्पीड क्या है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ रहा है। ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज। समझ गए, सरल सी बात है। अब इधर तो अपन ने गैप करके डिफरेंस करके देख लिया, लेकिन गैप करके नहीं, हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इसको सॉल्व करना। क्लियर है, ठीक है ना। एक ग्राफ की मदद से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जब अपन किसी कर्व का ग्राफ बनाते हैं, अपन किसी कर्व का ग्राफ बनाया लेट से, ये तो डिक्रीजिंग होता है, मान लो कि ऐसा ग्राफ है ना। अभी अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी देखेंगे, भाई ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग कैसे पता। अब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, मान लो कि जब एक्स की वैल्यू ये थी तो वाई की वैल्यू ये थी, और मान लो जब एक्स की वैल्यू ये हो गई तो वाई की वैल्यू भी बढ़ गई, बढ़ गई, बोलो। तो एक्स में आपने जो चेंजेस किए, एक्स में आपने जो चेंजेस किए उसके मुकाबले वाई में कितने चेंजेस हुए। तो दिस गैप डिवाइडेड बाय दिस गैप इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स, दैट्स इट। क्लियर है ना। तो यहां तो रेडियस रख दिया मैंने, एक्स एक्सिस में मैंने क्या रख दिया, रेडियस, और वाई एक्सिस में मैंने क्या रख दिया, एरिया। यहाँ पे क्या रख दिया, रेडियस, यहाँ पे क्या रख दिया, एरिया। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे एरिया बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो कितनी स्पीड से बढ़ा, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, कितना बड़ा एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस कितना बड़ा, डिवाइड करके देख लो। ओके, समझ आया, क्लियर है। चलते हैं, क्वेश्चन था हमारा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। कैसे हम प्रेजेंट करेंगे इसको, कि वी नो दैट, जो भी आपको चेंज करने के लिए कहे ना उसका फॉर्मूला लिखो। सारे फॉर्मूले आपको पता है, पुराने क्लास 9 10 11 से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमको एरिया ऑफ द सर्किल का, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्किल, जिसको अपन लेटर ए से डिनोट करा देते हैं, इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये अपन इंट्रोड्यूस कर दिया क्वेश्चन, बोलो, ठीक है। अब इस वाली क्वांटिटी को उठाओ। सो नाउ वी हैव, क्या है हमारे पास, बोलो, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब विद रेस्पेक्ट टू रेडियस कह रहा है ना, तो मैं दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू आर यानी रेडियस डिफरेंशिएट कर दूं।
अगर नहीं कहता तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करता, टाइम को हम डिनोट कराएंगे लेटर टी से, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करता। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव पोर्शन बहुत सरल आने वाला है, मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी इन दोनों टॉपिक में डेरिवेटिव पोर्शन है जो अपन डिफरेंशिएशन करेंगे बहुत बड़ा सरल सा है। ठीक है, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, both sides with respect to with respect to r we get, so a को with respect to r डिफरेंशिएट करूंगा तो इट इज डी ए बाय डी आर, यस और नो। और पाई आर स्क्वायर को विद आर ही लिखा हुआ है और आर के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हो तो टू पाई आर, टू नीचे आ जाएगा टू पाई आर। और वैसे तो डी आर बाई डी आर भी है, लेकिन चलो वो कट गया तो हम लिखना जरूरी नहीं समझो, टू पाई आर सिंपली लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है, ये इतना हो गया। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ चुका है, बट इसमें आर जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी बच गया, तो यानी कि आर की अलग अलग वैल्यू पे ये रेट ऑफ चेंज अलग अलग आएगा। तो उसने क्या कहा था, आर की एक बार इस वैल्यू पे बताओ, एक बार इस वैल्यू पे बताओ। कई बार ये आर यहाँ पे बचता ही नहीं है, कांस्टेंट क्वांटिटी बचती है। कांस्टेंट क्वांटिटी, अब आर कुछ भी ले लो इसी स्पीड पे बढ़ेगी, समझ गए। आर थ्री लोगे तो भी इसी स्पीड में बढ़ेगी, आर फोर लोगे तो भी इसी स्पीड में बढ़ेगी। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे वो भी देखें। अब इसमें तो विद डिपेंडेंट ऑन आर आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर नहीं आ रहा है। ओके, समझ गए। चलो, तो नाउ अब क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है रेट ऑफ चेंज ऑफ, rate of change of area, rate of change of area with respect to its radius, with respect, एरिया को अपन ने लेटर ए से डिनोट कराया है वो भी लिख दो, दैट इज ए with respect to radius, with respect to radius, रेडियस को अपन ने लेटर आर से डिनोट कराया है दैट इज आर। ठीक है ना, when radius is, when radius यानी कि दैट इज आर इज हाउ मच, पहला क्वेश्चन क्या है 3 सेंटीमीटर। तो ये पूरा जो मैंने लंबी चौड़ी लाइन लिखी है, इस लंबी चौड़ी लाइन को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इज गिवन बाय, इस पूरी लाइन को हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है तो डी ए, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस है डी आर, व्हेन रेडियस इक्वल टू 3, ये इसका नोटेशन हो गया, जो लाइन लिखी है इसका नोटेशन हो गया, इक्वल टू डी ए बाई डी आर, टू पाई आर था तो मैंने उसमें टू पाई में आर की वैल्यू में टू पाई के आगे मल्टीप्लाई करा के 3 से मल्टीप्लाई, सो इट इज 6 पाई। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, एरिया किस में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस है, रेडियस किस में होता है सेंटीमीटर, इवन इधर भी लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यूनिट लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। अब सेकंड में इसका जब सेकंड पार्ट करेंगे तो लेट्स से मैंने सेकंड कर दिया, तो यहाँ रेडियस 3 की जगह क्या आ जाएगी 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, तो अब 4 टू जाएगा ना, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर, देखो आंसर मैच करो, बुक ही नहीं लाए, सही है वो कैसे पता, अच्छा कर रखा, डन, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 8 पाई सेंटीमीटर। ओके, अब आगे से देखो टाइम वाले क्वेश्चन आ गए, बस पहला ही क्वेश्चन दिया है इसने जिसमें विद रेस्पेक्ट टू सम पैरामीटर है, बाकियों में सब क्या है करीब करीब टाइम में, क्या 99% में टाइम ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट दिस, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12। तो देखो ये व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12, ये तो वो आर इक्वल टू ए वाली वैल्यू दे दी इसने, तो ये तो लास्ट में काम आएगी, आर इक्वल टू जैसे अभी 3 दे रहा था 4 दे रहा था वो वाली लेंथ ऑफ एज, क्योंकि क्यूब में क्या होता है ए नामक एज, पैरामीटर क्या होता है एज, जिसको साइड में बोलते हैं, जिसका लेटर होता है ए, तो वो ए इक्वल टू 12 दे दिया आपने। ठीक है ना, डन। अब इसको एक बार भूल जाए तो अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछा है, विथ रेस्पेक्ट टू दे नहीं रहा तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी डीवी बाई डी टी गिवन है 8, डीएस बाई डी टी पूछा है, डन। व्हेन व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब डीएस बाई डी टी भी तब पूछा है, डीएस बाई डी टी भी तब पूछा है व्हेन ए इक्वल टू 12, ये पूछा है आपसे, वो गिवन है ये पूछा है।
और आप यूनिट से भी पता लगा सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है या नहीं है। देखो रेट ऑफ चेंज कैसे दिया है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, एस का मतलब सेकंड है यहाँ पे, तो सेकंड टाइम ही होता है। ओके डन। हाँ हाँ, ये पर्टिकुलर जब एज आपकी 12 थी तब है, और मान लो ये ना देता तो फिर हमारा आंसर एक ही फॉर्म में आता, एक ही फॉर्म में आता पूरा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ए नहीं आता, समझ गए, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए करने के लिए एक ही वैल्यू दे दी, समझ गए। चलें आगे। चलो अब इसका कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक रेट ऑफ चेंज दे रखी है और एक रेट ऑफ चेंज पूछिए, है ना, ऐसा बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में करीब करीब ऐसा क्वेश्चन आता है, एक रेट ऑफ चेंज दे दे, क्योंकि क्यूब की दो चीजें होती हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, तो एक की दे दी, कल को ये भी कर सकता है कि सरफेस एरिया की दे दे और वॉल्यूम की पूछ ले, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक क्यूब की साइड, वॉल्यूम और सरफेस एरिया को कुछ लेटर से डिनोट करा देते हैं, वैसे तो अंडरस्टूड है कि वी एस और ए होंगे, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी है ना। लेट द साइड, या एज वर्ड उसने यूज किया है तो एज, हम भी एज ही लिख देते हैं। या फिर सीधे जैसे पहले स्टार्ट किया वैसे लिखें, हेयर इट इज गिवन दैट करके, हेयर इट इज गिवन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, लेटर इसके आगे दैट इज करके डिनोट करा देंगे, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, और उसको अपन वॉल्यूम के आगे वी लिखना जरूरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, प्रेजेंटेशन पार्ट भी नोट करते रहना, मतलब समझते रहना, ऑफ ए क्यूब विथ रेस्पेक्ट, पूरा शॉर्ट आप पूरा लिखना एग्जाम में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डब्ल्यू आर टी आप नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू आर टी आप एक जगह शॉर्ट में लिख सकते हैं, जब आप वो लाइन लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, उस स्टेप्स के अंदर बस आप डब्ल्यू आर टी लिख सकते हैं, बाकी और कोई अनकॉमन स्टेप है उसमें आपको पूरा लिख, ठीक है। चलें आगे, उन्होंने भी पूरा लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और सुनो एक चीज, जब आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही होता है, तो ना भी लिखो तो चलेगा, सीधे लिख दो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू, कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। अब इसका मैथमेटिकल नोटेशन लिख देते हैं अपन, दैट इज dv बाय dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, डन। ओके, अब वी नो दैट करके वॉल्यूम की फॉर्मूला जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो, नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम 6a² सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, साइड का क्यूब, है ना, वॉल्यूम इज ए क्यूबिक क्वांटिटी, नॉट ए क्वाड्रेटिक, सरफेस एरिया में आएगा 6a², वो क्वाड्रेटिक क्वांटिटी होगी, वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब इज ए क्यूब वेयर ए इज द एज ऑफ द क्यूब, इज द एज ऑफ द क्यूब, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने इंट्रोड्यूस किया, ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो v इक्वल टू ए क्यूब वाला रिलेशन ले लेंगे अपन, सो वी हैव v इक्वल टू, अब अगले क्वेश्चन में मैं कुछ भी स्टेप्स नहीं लिखूंगा, सीधे फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे अपन, v इज इक्वल टू ए क्यू, अब इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यों सर टाइम क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे dv बाय dt गिवन है, अगर विद रेस्पेक्ट टू एच होता, ए होता यहाँ पे, तो मैं विद रेस्पेक्ट टू ए ही करता, डिफरेंशिएट किस रेस्पेक्ट में करना है वो भी आपको समझना पड़ेगा, है ना, ये गिवन है तो आपको डीवी बाई डी टी ऑपरेटर पैदा करना है, पैदा कैसे होगा, जब ये डिफरेंशिएट होगा विद रेस्पेक्ट टू टी, है ना, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हो WRT विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट, सो v को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब है dv बाई डी टी। अब आगे सुनो, यहाँ पे a है तो a क्यूब का 3a² तो होता है, बट बेटा 3a² तो विद रिस्पेक्ट टू a कर दिया आपने,
अब अपन लेकिन अपने को करना है टी, तो अपन ने किया है काम तो कई बार, अपन ने पूरा इंटीग्रल्स खत्म कर दिया। तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, डी ए बाई डी टी और ऐड करूँ, समझ गए? क्लियर है? वैसे उसमें डी ए बाई डी ए होता कट जाता था, लेकिन इसमें कटेगा नहीं। डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो अब डीवी बाई डी टी की तो वैल्यू है ना मेरे पास, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया और फ्रॉम इक्वेशन 1 वो वैल्यू पुट अप कर दी, कर दें। इम्प्लाइज क्या वैल्यू है, 8 = 3a² इंटू डी ए बाय डी टी, एंड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से क्या मिला सर मुझे, यहां से मुझे डी ए बाय डी टी की वैल्यू मिल गई, यानी कि ये से डिवाइड हो जाएगा, 8 ÷ 3a²। डी ए बाई डी टी क्या चीज मिली है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकाल लिया है। अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एज ही पूछता तो मेरा यही आंसर होता, बस एक ही वैल्यू पर्टिकुलरली जो भी उसने दे रखी है, 12 दे रखी है, 12 में यहाँ पे पुटअप कर देता। लेकिन अभी मैं 12 इसमें नहीं पुटअप करूंगा, क्योंकि मुझसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एज नहीं पूछा, मुझसे सरफेस एरिया पूछा है। तो इससे अब सरफेस एरिया निकालेंगे। इसको अगेन इक्वेशन नंबर 2 मार्क करके छोड़ देंगे, ये अगले इसमें काम आएगा, इक्वेशन 2। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब हमसे पूछा क्या है वो लिख देते हैं, अपन लिख दें। नाउ हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम लेटर एस से डिनोट करा देते हैं, ओके। ये हमसे पूछा है, और कब पूछा है, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। व्हेन, या फिर एक बार लेंथ रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, हाँ चलो लिख दो, व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है हमारा, ये हमारा सवाल है। तो इसके लिए अब अपने को सरफेस एरिया का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, वी नो दैट करके, ठीक है ना। अगेन वी नो दैट, अगेन वी नो दैट सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने बताया था 6a² वेयर ए इज द, अब दो फॉर्मूला डिराइव होंगे इस क्वेश्चन, वेयर ए इज द एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब। तो अब अपन s = 6a² को डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी हैव, मतलब एक में ही दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना। s = 6a², अब इसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, ठीक है। अगेन differentiating this with respect to time, we get taking both sides with respect to t, we get, so s को with respect to t करा तो क्या बना, ds/dt, और इधर क्या बना, 6 × 2 = 12, a तो बन गया, लेकिन da/dt भी होगा। अब da/dt की वैल्यू पिछली इक्वेशन से कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 12a मल्टीप्लाइड बाय da/dt की वैल्यू क्या है हमारे पास, कितना था, 8 ये हैंग हो गया, ओके डिलीट हो गया, याद है ना क्या था। एक बार फिर से लिख देता हूँ, s = क्या लिखा अपन ने, 6a², फिर डिफरेंशिएट किया तो आई गॉट ds/dt इक्वल टू 6 × 2 = 12a इंटू da/dt, और da/dt को मैंने नेक्स्ट स्टेप में कॉपी पेस्ट किया, क्या आया था, 8 3a², ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 4 टाइम कट गया, और ए से ए टाइम ये कट गया, a² जो है ए से ए टाइम कट गया, तो 8 4 जा 32/a। अब ये क्या है, सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एस पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना बढ़ रहा है, एक सेकेंड में 32/a बढ़ रहा है। तो अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ ए तो मिला नहीं है, अगर यहाँ पे ए नहीं होता तो लेंथ ऑफ एज कुछ भी रख ले यही आंसर आता, लेकिन अभी एक ही फॉर्म में मिला है तो लेंथ ऑफ एज अपने को लगनी पड़ी। सो फाइनली द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, of change of surface area when
a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज गिवन बाय, ऑपरेटर क्या होगा, इज गिवन बाय ds/dt व्हेन एज इज, यानी a इक्वल टू 12, इसको ऐसे डिनोट करा देंगे। सो आंसर आ जाएगा 32/a की वैल्यू 12, काटो उसको, किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 या 12, 4 8 जा 32, इट गिव्स मी 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज चेक करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, समझ आया। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल दे दिया, और दे दिया वो तो, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको जाना है आज भी जल्दी, आज क्या है, आज मंडे, ओके मंडे को तो जाना है, कल नहीं जाना है ना, चलो जाओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ अपन लोग कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि कल तक हो जाए। कितने क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में, पता ही नहीं है, 19, अच्छा इतने हैं। चलो तो फिर अपन 10 क्वेश्चन तो करें, कर देंगे, है ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब अपन स्टेप्स नहीं लिखते, जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट, तो रेडियस चेंज होने की रेट दे रखी है पर सेकेंड, और एरिया चेंज होने की रेट पूछी है जब रेडियस 10। ओके, रेडियस चेंज होने की रेट तो दे रखी है, तो रेडियस चेंज होने की रेट, रेडियस को आर मान लें, तो dr/dt तो दे रखी है, क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और पूछा क्या है, एरिया चेंज होने की रेट आपसे पूछी है, यानी कि डी ए, एरिया ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो भी कब, जब रेडियस हो 10, ये आपसे पूछा गया, वो दे रखा है, ये पूछा गया। तो एरिया वाले फंक्शन को मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी नो दैट करके एरिया क्या होता है सर्किल का, πr², डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, जो दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू आर क्यों जाएंगे हम, जब टाइम है तो हर चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलेगी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट, वी गेट, सो यहाँ क्या बन जाएगा, dA/dt, और वहां पे क्या हो जाएगा, 2πr dr/dt हो जाएगा। अब dr/dt तो दे रखा है, दे रखा है ना, 2πr/3 हो जाएगा ये, यानी कि 6πr, ये क्या है, एरिया, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये भी कब चाहिए, जब r की वैल्यू 10 है। सो नाउ, नाउ वो पूरी लाइन लिखेंगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर इज गिवन बाय dA/dt एट r इक्वल टू 10, तो 6π × 10, यानी कि 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डन। ओके, इसके इसका मतलब ये है कि जब रेडियस 10 थी, तो एरिया जो भी था, रेडियस 10 से जैसे ही एक पॉइंट भी, 10.1 भी हुई होगी, 10.1 भी मतलब वो क्वांटिटी लेते थे ना, h वेरी क्लोज टू 10, है ना, वेरी क्लोज टू 10 क्वांटिटी लेते थे, तो 10 से वो मतलब 10.0000001 भी हुई होगी ना, थोड़ी सी भी बड़ी होगी ना, तो ये कितना बढ़ गया होगा, 60π बढ़ गया होगा, स्पीड अचानक इतनी बढ़ चुकी होगी, जो पहले जो भी थी, लेट्स से पहले थी मान लो 200π, तो अगले ही पल वो 260π पाई गई हो, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब अपने को ज्योमेट्रिक मीनिंग शो नहीं करना वहां पे, लेकिन आपको अंदर से पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन 4 पे, स्टेप्स लिख लोगे अब सबके। एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग है, अब एच के इंक्रीज होने की रेट दे रखी है, वॉल्यूम की पूछी है, तो बताओ एच को मैं ए ले लेता हूं, तो dA/dt तो दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि dV/dt, है ना, और वो भी कब, जब a इक्वल टू, एच को हम a से, x से नहीं, a से, a इक्वल टू 10, ये बात हमसे पूछी गई है। बस दे क्या रखा है, पूछा क्या रखा है, वो फटाफट से सोच लिया करो। अब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज पूछी है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूला को ही, उसको मैं क्या कहूंगा, वॉल्यूम फंक्शन, क्या कहूंगा, तो वॉल्यूम फंक्शन को ही मुझे डिफरेंशिएट करना है। वॉल्यूम फंक्शन क्या कहता है कि v इक्वल टू ए क्यूब, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट, लाइन लिख देंगे हम, so it is like dV/dt, 3a
ए क्यूब का 3a² हो जाएगा, लेकिन इंटू da/dt भी आएगा, इसकी वैल्यू ऊपर से आएगी। ठीक है, सो इट इज 3a² इंटू 3 यानी कि 9a²। वॉल्यूम को किस में लिखते हैं अपन, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट हमेशा यहां से देखा करो, वॉल्यूम पर टाइम यानी कि सेकेंड। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ए की वैल्यू 10 है तो इस फॉर्मूला में आप ए की वैल्यू 10 पुटअप कर देंगे, 9 इंटू a² यानी कि 10², यानी कि 100 इंटू 9, 900, और ये क्या है, वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आंसर। चलें फिफ्थ क्वेश्चन में। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। एक कोई शांत पानी है, कोई शांत कोई वाटर बॉडी है, झील मान लो, छोटा सा तालाब मान लो, कुछ भी मान लो, बिल्कुल शांत है, मतलब पानी ठहरा हुआ है उसमें। तो उसमें अपन ने बचपन में भी किया होगा, स्टोन फेंकते हैं तो एक वेव्स बन जाती है, ठीक है ना, खेलने के पर्पज से बच्चे करते हैं कई बार ऐसे। तो जैसे स्टोन उसमें फेंकते हैं तो वेव्स बनती है, सर्कुलर वेव्स बनती है ऐसे, है ना, ऐसा लगता है वेव्स हमारी तरफ आ रही है, इस तरीके की सर्कुलर वेव्स बनती हुई जाती है। तो जो वो वेव सर्किल में बन रही है, वो इस स्पीड से बन रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब वो सेंटीमीटर तो क्या होगा, रेडियस होगा, तो इस रेडियस से उसकी स्पीड बढ़ रही है। एट द इंस्टेंट, किसी एक मौके पे या किसी एक पल पे, रेडियस तो 8 सेंटीमीटर थी, तो उस समय जो वो वेव सर्कुलर है, तो उसका एरिया भी बढ़ रहा होगा, रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ रहा होगा, तो एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है। ओके, रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया भी किस स्पीड से बढ़ रहा है, वो अपने को पता करना है। अभी तक सारे एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हमारे सामने जिसमें उल्टा इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा हो। ऐसा भी होता है, भी आने वाले अगले क्वेश्चंस में वो भी आ जाए, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सर्किल के एरिया को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आपको सोचना है, देखो कैसे पता चलेगा, सर्किल्स और सर्किल का रेडियस की स्पीड दे रखी है, रेडियस के चेंज होने की स्पीड दे रखी है, यानी कि d/dt, ये तो दे रखी है क्या, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और पूछा क्या है, हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया के चेंज होने की स्पीड पूछी है, यानी पूछा क्या है, da/dt, और उसमें भी कब, जब रेडियस 8 थी, यानी कि व्हेन r = 8, ये आपसे पूछा गया सवाल ये। तो एरिया ऑफ ए सर्किल का फॉर्मूला को एक्सपैंड कर दूंगा, मतलब उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई r। हाँ बताओ, हाउ फास्ट इज द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। सर इंक्रीजिंग क्यों कहा, क्योंकि रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, एट द स्पीड ऑफ फास्ट, ये पॉजिटिव है ना, यानी कि ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ेगा। मैं इधर चेंजिंग भी लिख सकता हूँ, किस स्पीड से चेंज हो रहा है, और डायरेक्ट ही मैंने हिंट दे दिया कि बढ़ेगा वो। देखो जब ये लिख देता है ना चेंजिंग, भाई किस स्पीड से वो एरिया चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या है, अगर यहाँ पे चेंजिंग वर्ड आ जाए ना, तो इसका मतलब वो एरिया बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इसने खुद आगे होकर हिंट दे दिया कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी तक रेट ऑफ चेंज 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 कर रहा था, अब आगे को कह रहा है कि किस स्पीड से वो बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन रेडियस भी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू πr² को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट टी के रिस्पेक्ट में, तो da/dt, πr² को 2πr, और r को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dr/dt। dr/dt की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इट इज लाइक 2πr × 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक साथ यूनिट लगा देंगे, 5×2 = 10 πr, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो इसमें से मिला सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये यूनिट भी ऐसा नहीं है कि हवा में लिखा जाता है, ये भी मल्टीप्लाई होकर आता है, लेकिन अपने को शो नहीं करना, अपने को डायरेक्ट लिख देना है लास्ट में। डन, ओके, चलो एस भी लिख सकता हूँ सिंपली, सेकंड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपसे ये पूछा है, ये चीज पूछी ना आपसे, तो उसको कैसे निकालेंगे हम, 10πr, da/dt तो पूछा है आपसे, देखो ये da/dt की वैल्यू है, और आपसे पूछा है da/dt जब r 8 है, तो कैसे निकालेंगे, 10πr की वैल्यू 8, यानी कि 80 π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ओ 5 हो गया, 6। तो अभी वही रेडियस ऑफ सर्किल वगैरह चल रहे हैं, फिर 7 से देखो रेक्टेंगल शुरू हो रहा है।
रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इज सरकमफ्रेंस। तो रेडियस दे रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस पूछा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस को अपन डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं। तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन, दिस क्वांटिटी इज गिवन। पूछा गया है सर हमसे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करा देते हैं, डी सी बाय डी टी, और वो भी कब, कुछ दे ही नहीं रहा था, तो बस ये पूछे, यानी कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है इंडिपेंडेंट ऑफ आर। चलो चेक करते हैं सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला को हम एक्सपैंड करें, वी नो दैट करके, वी नो दैट सरकमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्किल इक्वल टू व्हाट, 2 pi r, where r is the radius of the circle. Differentiating both sides with respect to t, we get c तो बन जाता है dc बाय dt। 2 pi r में से r तो 1 हो जाएगा, तो r का डेरिवेटिव तो 2 pi, तो देखो इसमें कहीं भी r आ रहा है, तो उसको पता था इधर आर नहीं आएगा, इसलिए तो उसने किसी भी आर पे नहीं। देखो एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर का आर रह जाएगा, 1 डिग्री कम हो जाती है ना, क्वाड्रेटिक से लीनियर हो जाएगा। अब ये था ही लीनियर, तो लीनियर से कांस्टेंट ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। सो 2 पाई और आगे क्या है, सरकमफ्रेंस है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये बस ये फाइनल आंसर आ गया। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट सरकमफ्रेंस, ठीक है आंसर। मैं लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लूंगा, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, आंसर। चाहे से रेडियस कुछ भी हो। अच्छा, कांस्टेंट क्वांटिटी में तो हम खुद भी, कांस्टेंट क्वांटिटी जब आंसर आती है ना, तो अपन खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं, करके देखें। देखो मान लो रेडियस बताओ, कुछ भी मान लो, सर्किल की रेडियस कुछ भी बोलो जो आपके मन में आ रही है, 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर है तो 2 से वो 3 हो गई होगी। जब 2 सेंटीमीटर रेडियस होगा तो मुझे बताओ सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो 2 पाई r, यानी 2 × 2 4 पाई सेंटीमीटर। जब 3 होगा तो क्या होगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चेक करो कितना इंक्रीज आया, 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर क्या है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी में हम खुद क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब कांस्टेंट क्वांटिटी ना है तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर लंबा तरीका है क्रॉस वेरीफाई करने का। लेकिन जब कांस्टेंट क्वांटिटी में, तो आप कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं कि सर मैंने 2 लिया, कुछ भी ले लो, जैसे ही 1 बढ़ाओगे या 2 पाई बढ़ेगी, पर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, हर एक सेकंड जो रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो हर एक सेकंड सरकमफ्रेंस जो है 2 पाई बढ़ता जाएगा। क्लियर है, सही कर रहे हैं हम, थ्रू से 2 पाई r करा, 3 से। अच्छा, एक और चीज सुनो, आपने 1 सेंटीमीटर क्यों बढ़ाया, जो आपको दे रखा है चलो उतना ही बढ़ाते हैं। आपको क्या दे रखा है, 2 से 1 सेकंड में 0.7 ही बढ़ रहा है, तो फिर 2.7 ही होगा, हुआ होगा, है ना। क्योंकि ये तो हमने मान लिया कि अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ता, लेकिन अब हम मान लेते हैं कि इतना ही बढ़ रहा है, 0.7 ही बढ़ रहा है, तो जी 2.7 का 2 पाई r निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4। 2.7 का 2 पाई r निकालेंगे तो 5.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अभी भी आप देखेंगे तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 2 पाई r, तो r आपने रखा ये 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। हाँ, तो अब जो इसका डिफरेंस है 1.4 आया, तो ये वैल्यू इसके आसपास की जरूर आएगी, ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू उससे बहुत दूर आएगी, कुछ डेसिमल पॉइंट्स का ही डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 है तो हमारी वैल्यू 8 5 6 कुछ आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इतनी मतलब फास्ट वो चीज बढ़ती है कि अपन बिल्कुल अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट उसके करीब नहीं जा सकते। हाँ, उसके आसपास जरूर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस वाले तरीके से। डेरिवेटिव वाले तरीके से तो अपन ने एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। अब इसका हमारे पास आंसर की नहीं है, नहीं तो हम आंसर मैच कर लेते हैं कि 2 पाई तो आ तो रह गया, 2 पाई ही आएगा वैसे तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस यही आएगा। चलो, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भी एक बार आप सबके क्वेश्चंस के वो वेरीफाई कर लेना आंसर्स, अगर कुछ मिसमैच है तो कल ही बता देना, कुछ गलत ना पढ़ने में आ जाए। द लेंथ, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, अब आपको डिक्रीज कह रहा है, ऐसे नहीं कह रहा है चेंजिंग,
चेंजिंग कहता है तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन खुद ने ही कह दिया डिक्रीजिंग तो ये माइनस में। ठीक है ना। तो रेट ऑफ लेंथ बढ़ने की, लेंथ घटने की आपको रेट दे रखी है, और ब्रेड्थ बढ़ने की दे रखी है। ओके। तो जब लेंथ इतनी थी और ब्रेड्थ इतनी थी उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर बताओ और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ। समझ गए? क्लियर है? तो जो जो दे रखा है वो लिख देता हूं मैं। लेंथ को उसने लेटर एक्स से डिनोट कराया है, और ब्रेड्थ को इसने लेटर वाई से डिनोट कराया है। तो डी एक्स बाई डी टी दे रखा है, और डी वाई बाई डी टी भी दे रखा है, दोनों की रेट ऑफ चेंज दे रखी है। तो लेंथ की बदलने की रेट क्या है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और ब्रेड्थ की बदलने की रेट क्या है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब मुझे बताओ, गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने सही लिख दी क्या, या अभी कुछ गलती है इसमें? इसमें है ना, मिनट में ही तो है, मिनट ही तो लिखा है। मिनट्स को एम आई एन लिख दिया ना शॉर्ट में। सही है? गलत है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ जो है वो डिक्रीज में है, तो यहाँ माइनस लगेगा, वहां पे पॉजिटिव लगा। अगर अपन ने पॉजिटिव लगा दिया तो फिर तो दोनों ही बढ़ रहे हैं। ओके। अब देखो, लेंथ ब्रेड दोनों ही बढ़े तो ऑब्वियसली एरिया पेरीमीटर सब बढ़ेगा। लेंथ ब्रेड दोनों ही घटे तो दोनों एरिया पेरीमीटर सब घटेंगे, लेकिन एक बढ़े और एक घटे तो अब एरिया पेरीमीटर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। वही अपने को पता करना है कि बढ़ा की घटा की क्या हुआ। ठीक है। चलो। तो अब आपसे क्या पूछा है सबसे पहले, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर को पी से डिनोट करा दूं, डीपी बाय डी, और वो भी कब? जब एक्स तो है 8, कॉमा वाई है 6। एक तो आपसे ये पूछा है क्वेश्चन मार्क। दूसरा पार्ट इधर आ जाओ, ये ए पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपसे ये पूछा है बी पार्ट, कि डी ए बाय डी टी व्हेन एक्स इक्वल टू 8, कॉमा वाई इक्वल टू 6। ये पूछा है, एक तो ये पूछा है और एक ये पूछा है। समझ गए? ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब नहीं इज इक्वल टू नहीं, अब आप या इसको पता करने के लिए आप पेरीमीटर फंक्शन को एक्सपैंड कर, पेरीमीटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको पता करने के लिए आप एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है बोलना? लेंथ और ब्रेड्थ को एक्स और वाई माना गया है, तो एक्स प्लस वाई। और एरिया फंक्शन क्या होता है? ले, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। ओके। पर चलो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डीपी बाय डी टी इक्वल टू, देखो, टू तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट आ जाओ, एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी को क्या लिखूंगा? डी एक्स बाय डी टी, प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी को क्या लिखूंगा? डी वाई बाय डी टी। वेरी इजी। लगे हाथ इधर भी कर ले, साथ के साथ करते जाए। इधर विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी ए बाय डी टी। अब यहाँ पे एक्स इंटू वाई है तो क्या लगेगा? वो कौन सा? प्रोडक्ट रूल और लेबनीज रूल। ठीक है। ओके। सो एक्स का डेरिवेटिव कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी हो गया वो, इंटू वाई, प्लस अब एक्स एज इट इज, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाय डी टी। ओके। डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी दोनों की वैल्यूज हैं, और दोनों जगह पुटअप करनी है। यहाँ पे भी पुटअप करनी है, यहाँ पे पुटअप करनी है, कर दें दोनों जगह पुटअप। सो इट्स लाइक 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है? -5, प्लस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है? इधर भी लगे हाथ पुटअप कर दो। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है? टेल मी। -5, और y भी है इधर, प्लस एक्स की 8 कहाँ से है? वाई, दिस वाई, और एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स तो पुटअप करना है मुझे, डीवाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है? 4। सो 4x। ओके। ये इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ मैं, तो -5 + 4 क्या होता है? -1 -2। और ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर किस में होगा? सेंटीमीटर पर मिनट में है, लेकिन आपकी बार सेकंड नहीं है। और यहाँ पे जो है वाई और एक्स पे डिपेंड, ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आई है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन वाई एंड एक्स आई है। अब जब कांस्टेंट आती है तो आप खुद भी सोच सकते हो कैसे। देखो, अगर एक्स 8 है और वाई 6 है, तो पेरीमीटर कितना आएगा बताओ? 14, 14×2 = 28 सेंटीमीटर ये आएगा। अब एक्स तो घट गया 5 सेंटीमीटर अगले ही मिनट, तो नया एक्स क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर घटाओ, 3। और वाई जो है बढ़ गया 4 सेंटीमीटर, तो अगले पल ये कितना हो गया? 10। अब पेरीमीटर बताओ, पहले कितना था, अभी कितना था?
कितना कम हुआ? तो कांस्टेंट क्वांटिटी में तो आप खुद कंपेयर करके पता लगा सकते हो, लेकिन इधर विदाउट कांस्टेंट में इतनी आसानी से पता नहीं लगा सकते। तो कोशिश भी मत करें, क्योंकि वैसे भी प्रूव करने के लिए थोड़ा ना कह रहा हूं, ये तो हम हमारी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो आंसर आ चुका है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, पर हम इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। चलो इधर आ जाओ। अब इधर इधर भी लिखूंगा, इधर भी लिखूंगा, दोनों जगह लिखूंगा। सो सो वो तो और सोल्व हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन हम लिखेंगे तो इधर भी ना, देखो दोनों में लिखेंगे। dp/dt एट x = 8 y = 6, इधर क्या लिखेंगे? सो डी ए लिखना तो दोनों में है। अब उसमें एक्स और वाई आया, इसमें नहीं आया, लेकिन इसका मतलब सुनो, उसको लिखे ही ना। dA/dt वैन x = 8 y = उधर अपन ये शो कर रहे हैं कि dp/dt -2 आएगा, चाहे से x8 y6 कुछ भी ले लो इंडिपेंडेंटली, वो तो -2 ही आएगा। क्या आएगा? -2 सेंटीमीटर पर मिनट ही आएगा। ऊपर वाली बात ही कॉपी पेस्ट करेंगे, पर ऊपर वाली बात में अपने dp/dt लिखा है ओनली। अब क्या लिखा है अपने? dp/dt एट x = 8 y = आएंगे दोनों सेम ही, पर लिखना तो पड़ेगा। इधर जो है, इधर चेंजेस हो जाएंगे। चेंजेस क्या हो जाएंगे? मतलब वैल्यू पुट हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, तो -5 इंटू वाई कितना था? वाई क्या रखना है आपको? 6 +4 इंटू 8, तो -5 इंटू 6 -30 एंड 8 4 जा 32। सो ये कितना हो जाएगा? +2। और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखें। ये तो आंसर तो आ गया ना, क्लोजिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? उसने क्या कहा था? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, तो हम क्या उसी की भाषा में जवाब देंगे। हेंस, ए पार्ट का आंसर लिखूंगा मैं। हेंस मतलब आप ए पार्ट बी पार्ट अलग अलग करेंगे ना, ए पार्ट पूरा खत्म करके फिर बी पार्ट शुरू करेंगे ना। तो ए पार्ट जहां पे यहाँ पे खत्म हुआ उसके नीचे इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर बी पार्ट शुरू करेंगे, है ना। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट फॉर द ए पार्ट विल बी हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ द क्या था? रेक्टेंगल इज इज क्या आंसर है? अब स्टेटमेंट में ऐसे नहीं लिखेंगे -2, स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज। माइनस को हटा के क्या लिखेंगे? डिक्रीज। ओके। और सेकंड क्वेश्चन में फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ जब एरिया लिखेंगे तो फिर उसका आंसर कैसे लिखेंगे? इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इंक्रीज। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे चेंज की जगह पहले ही लिख दें डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, फिर इधर लिखने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी फिर पहले ही लिख दें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, फिर इधर लिखने की जरूरत। दोनों ऑप्शन में किसी भी फॉर्म में आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। गलत क्या होगा लिखना पता है? गलत ये होगा कि आपने इसे लिख दिया रेट ऑफ डिक्रीज लिखकर और इस करके -2 लगा दिया। बताओ क्या गलती है? जब आप डिक्रीज यहाँ लिख रहे हो तो माइनस क्यों लगा रहे हो? माइनस माइनस तो प्लस होता है। अब उल्टी बात कर रहे हो, मतलब आप जस्ट अपोजिट चेंज करो। तो अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, तो अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज साथ में लिखना है तो चेंज लिखो यहाँ पे। और अगर आपने डिक्रीज वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया तो फिर आपको सीधे 2 सेंटीमीटर पर मिनट। सारी बातें क्लियर हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ, प्रेजेंटेशन पार्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, एक बैलून है जिसको इन्फ्लेट करते हैं, हवा भरते हैं, तो हमेशा स्फेरिकल रहता है, गोल रहता है। ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, उसके अंदर पंपिंग की जा रही है, जो एयर है पंप की जा रही है। हर सेकंड इतने सेंटीमीटर क्यूब एयर, 900 सेंटीमीटर क्यूब एयर पंप हो जाती है। ओके, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून, तो अब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा होगा। तो दे तो क्या रखा है आपको? वॉल्यूम के बढ़ने की स्पीड, यानी dv/पर सेकंड दे ही दिया इसने। dt कितना? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये तो दे रखा है। दिस इज गिवन। पूछा क्या है सर मुझसे? मुझसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ इंक्रीजिंग, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछा है, dr/dt। और वो भी कब, किस पल पे पूछा है मुझसे? वो पूछा है कि जब r = 15, जब रेडियस 15, ये मुझसे पूछा है। ठीक है, तो पहले तो हमेशा यही किया करो कि क्या दे रखा है और क्या पूछा है उसको एस्टिमेट लगाओ, उसको गैस करो भाई क्या है। अब किसको मैं डिफरेंशिएट करूं? तो वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम फंक्शन को ही करेंगे, और स्फीयर का वॉल्यूम याद होना चाहिए। बताओ। यस, नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर
इज इक्वल टू 4/3 pi r cube, where r is the radius of the sphere. ठीक है ना, दैट इज वी हैव वॉल्यूम को v से 4/3 pi r cube, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी t, वी गेट। सो इधर क्या बनेगा ऑपरेटर? ठीक है, 4/3 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, 4 pi r cube को करो तो इंटू 3 pi r square, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो इट इज 4 pi r square। हाँ, dr/dt भी आएगा, इधर भी लगेगा और आगे भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा 4 pi r square dr/dt। अब dv/dt दे रखा है और dr/dt पूछा है, ठीक है ना, जस्ट पुट द वैल्यूज। सो दैट इज dv/dt की वैल्यू पुटअप करो 900, और इधर क्या क्वांटिटी है मेरे पास, 4 pi r square dr/dt, ये वैल्यू है मेरे पास। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, मतलब डिवाइड करो, तो dr/dt की वैल्यू आ जाती है 900 डिवाइडेड बाय 4 pi r square। पाई को कभी भी इसमें 22/7 नहीं रखा जाता रेट ऑफ चेंज में, ठीक है ना, इस वाले एक्सरसाइज में मतलब। तो ये कट के कितना है, 900 से 4 बार काटोगे तो 800 से 4 200 बार कटता है, 225। तो ये हो जाएगा 225/pi r square, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर उसने कहा था जब रेडियस 15 हो तब बताओ, तो आप क्या लिखोगे, dr/dt तो निकाल ही चुके हो। सो dr/dt when r equal to 15 is given by 225/pi r का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 ही होता है, कट गया पूरा का पूरा, तो 15 का स्क्वायर लिख दो, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अगेन बैलून का है, वो स्फीयर का इक्वेशन है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, ठीक है, वही सेम चीज, भाई स्फेरिकल है लेकिन रेडियस बदल रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस। तो 1% क्वेश्चन हैं जिसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चलना, रेडियस ही चलना है। व्हेन द लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है, द लेटर, लेटर इज 10 सेंटीमीटर, लेटर का मतलब रेडियस होता है, ये बताओ बस मुझे। तो वैसे तो करेक्ट है कि यहाँ पे आर इक्वल टू, क्योंकि और कुछ मिलेगा ही नहीं, वॉल्यूम में 4/3 pi r cube होता है बेटा, सो आर ही होगा। बट लेट्स से कि यहाँ पे दो चीजें तीन चीजें होती हैं, हाइट होती है, स्लेंट हाइट होती है, तो फिर लेटर का मतलब रेडियस होता है या हाइट होती है, स्लेंट हाइट होती है। लेटर का मतलब क्या होता है, कुल मिला के मुद्दा ये है। नो आइडिया। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, दो वर्ड्स आएंगे ऐसे यूज होते हुए, द फॉर्मर, द लेटर। द फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, द फॉर्मर द के साथ आएंगे हमेशा, द आर्टिकल के साथ आएंगे, ये याद रखना। तो लेटर मतलब ये वर्ड्स याद ही ऐसे करो, द फॉर्मर द लेटर, पहले वाला बाद वाला। सर पहले वाला बाद वाला मतलब जिसका क्वेश्चन में जिक्र पहले हो जाए उसको बाद में द फॉर्मर से संबंधित किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा, और जिसका जिक्र क्वेश्चन में बाद में हो उसको लेटर से डिनोट। अब देखो यहाँ पे द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो पहले किसका जिक्र है, वॉल्यूम का, बाद में किसका जिक्र है, रेडियस का, तो लेटर का मतलब है रेडियस, बाद वाला, इन दोनों में से किसका जिक्र बाद में। मान लो या फॉर्मर कह देता तो फिर इसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है वो, ठीक है, डन, ये है इसका मीनिंग। चलो आओ, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, तो हमको दे क्या रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा है, जस्ट व्हेन रेडियस इज, तो सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी अभी हमने एक्सपेंड किया ही था, 4/3 pi r cube होता ही है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चाहिए क्योंकि खुद कह रहा है, वी गेट dv/dr, और वहां पे 4/3 और इंटू वही जैसा भी किया था 3 pi r square, dr/dt आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो एक्चुअली dr/dr है, वो कट गया तो लिखने की जरूरत नहीं। सो 3 से 3 कैंसिल आउट, गेट्स मी 4 pi r square, लेकिन उसने क्या कहा था जब रेडियस कितनी हो, 10 सेंटीमीटर, सो dv/dr when r इक्वल टू 10 इक्वल टू 4 pi into 10 का स्क्वायर, गेट्स मी 100, 100 यानी कि 400 पाई, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, वेरी गुड, ठीक है ना, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, समझ आया। हम्म,
वॉल्यूम तो सबसे बड़ी क्वांटिटी है, उसके रेस्पेक्ट में क्या चेंज होगा? उसके रेस्पेक्ट में तो उसी के समकक्ष क्वांटिटी चेंज हो सकती है, उससे बड़ी क्वांटिटी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम से बड़ी तो कोई क्वांटिटी नहीं है। समझ गए? तो वो हो ही नहीं सकता, है ना, dv/dt ही हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, मतलब सोचना ही लॉजिकल है। ठीक है, क्लियर है? वॉल्यूम दूसरों पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे कोई चीज डिपेंड करे, ये सोचना ही थोड़ा सा इलॉजिकल है, जबरदस्ती सोचें तो बात अलग है, बट सोचना ही इलॉजिकल है। ठीक है, मैं इसका प्रूफ करने की सोच सोच रहा हूँ। देखो, हर सेंटीमीटर पे वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है, हर सेंटीमीटर पे, जब रेडियस 10 है। तो देख लेते हैं। देखो, रेडियस 10 है, तो सोचो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 10 क्यूब, यानी कि 1000, यही होगा। सो ये कितना आ गया? ये 4000 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर। तो जैसे ही रेडियस 10 का 11 हुआ, क्योंकि पर सेंटीमीटर है ना, तो हर एक सेंटीमीटर पे इतना बढ़ रहा है। जैसे वो 10 का क्या हुआ? 11 हुआ। लेकिन जब कांस्टेंट क्वांटिटी आती है ना, तो ऐसे जनरली प्रूफ होता नहीं है, करके देख लेते हैं। तो 4/3 पाई, तो अब 11 का क्यूब करेंगे। 11 का क्यूब बताओ। 1331, 4/3 पाई 1331 आ गया। ठीक है, 1331 ही होता है। 11 1 11 11 22 23 2, 11 11 and 2 13, ठीक है, यही होता है। इसको मल्टीप्लाई कराओ जरा, तो 4 1 जा 4, 4 3 12, 4 3 12 and 1/3, 5 3 2 4 पाई/3। सो अब डिफरेंस देखो कितना हुआ। तो 53 24 में से 4000 गए तो कितने बचे? 13 24, 13 24 पाई, और डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड कराओ तो लगभग वही 400 पाई की वैल्यू के आसपास की क्वांटिटी मिलेगी। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 तो 441 पाई के आसपास की क्वांटिटी मिलेगी। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा। ठीक है, समझ आया? 11 कहाँ लिखा मैंने? हर सेंटीमीटर, तो जब 10 था तब इतना था, तो 10 से आगे 1 सेंटीमीटर बढ़ के 11 हो गया ना। हर 1 सेंटीमीटर पे लगभग इतना वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि 10 सेंटीमीटर पे इतना था, तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जब मैंने रेडियस, तो वॉल्यूम कितना हुआ? तो डिफरेंस कितना हुआ वॉल्यूम का? वो जो हमने डिफरेंशिएशन तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से निकाला है और जो इससे निकाला है, सेम आ रहा है। ओके, ठीक है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 को अगर मैं 4 से करूँ, 4 जाओ 4 4 चलो, एनीवेज चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ टूडेज। आज का आखिरी क्वेश्चन और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन पहले समझते हैं ढंग से, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपनी बुक्स में। ए लैडर, लैडर मतलब समझते हो क्या होता है? सीढ़ी, मूवेबल सीढ़ी। जो हमारे घर की सीढ़ियाँ होती है, पक्की सीढ़ियाँ, उनको स्टेयर्स बोलते हैं। और जो मूवेबल होती है, लकड़ी की सीढ़ी, बांस वाली सीढ़ी, उसको लैडर बोलते हैं। लैडर है, 5 मीटर लंबी है, उसको एक वॉल के अगेंस्ट लीन कर दिया गया, लगा दिया गया। ठीक है, लेट्स से ये है दीवार, घर की दीवार, इसके अगेंस्ट एक लैडर हमने लीन कर दी, लाइक दिस। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये लैडर है, ये इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, गिवन है। इसका फिगर भी बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वुल, ये बॉटम ऑफ द लेडर है, इसको अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर की तरफ खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है सर? सीढ़ी को मान लो नीचे करना है, तो अब एक ही आदमी, मान लो दो आदमी है, तो एक उस कोने से पकड़ लेगा, इस कोने से, लेकिन मान लो एक ही आदमी है, तो वो क्या करेगा कि मैं खींचता हूँ, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। तो जैसे जैसे इस पॉइंट से इसको अवे फ्रॉम द वॉल खींचेगा, वैसे वैसे इसका जो टॉप वाला पॉइंट है वो नीचे आता जाएगा ग्राउंड, इसके वॉल के अगेंस्ट। और जब इसकी 5 सेंटीमीटर पूरी हाइट नीचे खींच लेगा, तो वो पूरा नीचे के नीचे मैच हो जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब सुनो, किस स्पीड में वो खींच रहा है, किस स्पीड में खींच रहा है वो आपको गिवन है। यानी कि यहां से यहाँ ये वैल्यू किस स्पीड में बढ़ रही है वो गिवन है, किस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड में वो उसको खींच रहा है, क्योंकि लंबाई है तो सेंटीमीटर ही होगा, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम सेंटीमीटर। तो लेट से खींचने के बाद वो यहाँ आ गई होगी, अभी लेटर उसका ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया होगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, तो हाइट भी नीचे आ गई होगी।
तो लेडर नेक्स्ट वाले जो फिगर में कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी लगभग अंदाजे से, उतर के नीचे आ गई, तो ये हाइट कम हो गई उसकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली हाइट कम हो रही है, किस स्पीड से कम हो रही है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ ये डिस्टेंस दे रखी है वॉल से, जो उसकी डिस्टेंस है, पहले वॉल से डिस्टेंस ये थी, आज की तारीख में वॉल से डिस्टेंस ये बढ़ गई, वॉल से डिस्टेंस बढ़ गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो दे रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछी है, या यूं कहूं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस तो दे रखी है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट आपसे पूछी है, और इस बार इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो अब इसका आंसर जब मैं डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। अच्छा सर किस पॉइंट पे, जब इनिशियली वॉल से उसकी डिस्टेंस 4 थी, यानी शुरुआत में ये 4 थी, ये तो इस स्पीड से तो इधर की साइड खींचा जा रहा है आपसे, लेकिन शुरुआत में ये स्पीड कितनी, ये डिस्टेंस कितनी थी, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर थी, ये ऑलरेडी थी। तो ऑलरेडी अगर ये 5 थी, ये 4 थी, तो ऑलरेडी वो 3 होगी पाइथागोरस थ्योरम से, स्टार्टिंग में ये 3 सेंटीमीटर आई होगी, समझ गए। क्लियर है, और थोड़ा क्लियर इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, देखो ऑलरेडी ये 4 थी, ऑलरेडी लेटर की जो लेंथ थी वो 5 थी, तो 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर गया, तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में वो 3 सेंटीमीटर हाइट रही होगी उसकी लेटर की दीवार पे। अब उसने बढ़ा दिया तो अब कम हो गई होगी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा है, दो ही नहीं बढ़ा रहा है, एक तो मैं कहूँ 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी, तो ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया, 5, 4 + 2 6 कर दो, और फिर पाइथागोरस वापस लगा दो और देख लो कितनी नीचे हुई। लेकिन अभी स्पीड का क्वेश्चन है, इस इतनी सेकंड पर सेकंड की स्पीड से बढ़ाया जा रहा हूँ, बढ़ाया जा रहा हूँ, बढ़ाया जा रहा हूँ, आपको बताना है किस स्पीड से वो घट रही है, घट रही है, घट रही है। ओके, क्वेश्चन समझ आया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोचने की, वो ये है कि आपने पहले वाले फिगर में या पहले वाले केस में और सेकंड वाले केस में जब आपने सीढ़ी गिरा दी, इसकी सीढ़ी की लंबाई तो सेम ही रहेगी, जब बढ़ जाएगी कम आ जाएगी, सोचो उतनी रहेगी। तो पहले भी 5 थी और आज भी ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं सोचा तो आप कुछ भी नहीं सोच सकते, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, ये तो याद रखना पड़ेगा। या एज ए कॉमन सेंस की बात है, वो थोड़ा ना बताएगा कि इसको कम ज्यादा करो, क्यों करूंगा, लेडर की लंबाई तो उतनी रहेगी, बस ये डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल और हाइट ऑफ द जो टॉप वाला पॉइंट है वो चेंज हो रहा है, बाकी जो लेडर की लंबाई हो तो 5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, सेंटीमीटर तो कैसे हो सकती है, मीटर ही होगी, वही रहेगी। 5 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये सेंटीमीटर में, ओके। तो यहाँ पे फिर इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मीटर में है, ये मीटर में, तो उसको नेक्स्ट ही चेंज स्पीड में क्या कर दूंगा, 2 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 0.02 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप इसको खींच लो। ओके, समझ आया। तो लेट से ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल है उसको x मान लेते हैं, और जो हाइट है उसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो dx/dt गिवन है और dy/dt पूछा है, समझ गए। ओके, जब अपन इसको x मान लिया, तो यानी कि dx/dt तो वो है जिसमें इसकी स्पीड, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल बढ़ रही है या घट रही है, और dy/dt है जिसमें इसकी हाइट बढ़ रही है या घट रही है। सो dx/dt तो गिवन है, और वो बढ़ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी, 0.02 लिखूं ना मैं सीधा ही, मीटर पर सेकेंड, डन। और dy/dt जो है वो आपको पता करना है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये माइनस में जरूर आएगी, लेकिन माइनस में कितनी आएगी वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है, और वो भी कब पता करनी है, जब y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4 थी। जब y की वैल्यू, जब y की वैल्यू, x की वैल्यू तो क्या थी, 4, और y की वैल्यू क्या थी, 3। सर x की वैल्यू 4 ही दे रखी है, y की वैल्यू 3, वो मैंने पता लगा लिया 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसका आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ x आता है, y आता है, मुझे क्या पता। अगर उसके उसके आंसर में x और y दोनों की टर्म्स हो तो x और y दोनों की टर्म्स पुट अप करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए ये मुझे पता करना है क्वेश्चन, और ये मुझे पता है। नाउ अब दो बार पाइथागोरस लगाएंगे, एक बार तो ये वैल्यू निकालने के लिए वी नो दैट करके, वी नो दैट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे लिख दो चलो। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, थ्योरम वी हैव एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ये क्वांटिटी एक्स है और वो क्वांटिटी वाई है, इक्वल टू लेंथ है उसकी 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। तो एक्स तो इनिशियली पता है ना मुझे 4,
तो x की वैल्यू तो मैं 4 डाल दूंगा यहाँ पे, और वाई स्क्वायर मुझे पता करना है, ये 25 हो ही जाएगा। सो वाई स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16, दैट गिव्स मी 9। सो वाई हो जाएगा 3। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो ये पार्ट तो आपको करना है, ये वैल्यू, इनिशियल वैल्यू पता करने के लिए कि ये 3 है। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। वो किसका करेंगे, सोचो, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे। तो जो कांस्टेंट फंक्शन है वो ये है कि आप कितना भी इसको खिसकाओ, हमेशा उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है जो हर हाल में सच होता है। जैसे अभी वॉल्यूम हर हाल में 4/3 पाई r क्यूब होता है। ऐसा तो नहीं कि रेडियस 10 है तो वॉल्यूम ये है, रेडियस 20 है तो वॉल्यूम चेंज, मतलब उसका फॉर्मूला चेंज हो गया ना। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमेशा सेम। तो यहाँ पे ऐसी इस केस के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी ऐसी चीजें जो हर हाल में हमेशा होल्ड करेगी, वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये हमेशा होगा। आपने खींच दिया ना थोड़ा, अभी भी इसका स्क्वायर 25 होगा। आपने दबा दिया ना अंदर थोड़ा सा, अभी भी इस गैप का स्क्वायर और इस हाइट का स्क्वायर 25 होगा। हर मौके पे, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल प्लस हाइट ऑफ द लेड टॉप पॉइंट फ्रॉम द बॉटम, इसका स्क्वायर मिलके 5 का स्क्वायर यानी 25 हमेशा होगा। तो इसी को डिफरेंशिएट करें जो हर हाल में हमेशा सच साबित होगा। ठीक है, समझ गए। इसी को ही, इसी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये पार्ट तो मैंने वाई की निकालने के लिए किया, अब वापस मैं लिखूंगा एक बार, उसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, समझ आया। ओके, तो ये तो एक पार्ट हो गया जिससे मैंने इनिशियल वैल्यू पाई की पता कर ली, शुरुआत में कितनी थी। नाउ अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हर हाल में ट्रू होल्ड करता है। तो इसी को मैं विद रेस्पेक्ट टू टी क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी करना, 2x dx/dt, 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी, प्लस वाई स्क्वायर का करना 2y dy/dt, और 25 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, 0। तो यहाँ से 2 भी कट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम कहेंगे 2 कॉमन लेके उधर 0/2 करके कट जाएगा, या ऐसे भी काट लो। तो कुल मिला के जो इक्वेशन फाइनली बनी, दैट इज x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी गिव्स मी वॉट, 0, गिव्स मी 0। डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बोलो। ये क्वेश्चन, अब इसमें से जो वैल्यू गिवन है वो डालो, तो जो बची हुई वैल्यू वो पता चल जाएगी। समझ गए। सो इम्प्लाइज, इसमें x की वैल्यू तो एक बार के लिए एज इट इज छोड़ो, एक्स डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू डालो। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 0.02 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी की, सर ना तो मुझे y की वैल्यू पता नहीं, इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है, सो इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, 0.02x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या चाहिए था, डी वाई बाई डी टी, तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी को आइसोलेट करो। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो उधर जाके नेगेटिव, माइनस का 0.02x और वाई से डिवाइड। डन, यही तो वाई की रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर फिर एक्स और वाई का क्या करूं, अब आप एक्स और वाई की वैल्यू डालो, एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 3। सर उसने तो 4 ही दिया था लेकिन मैंने 3 निकाल दिया। ओके, समझ गए। तो अब आप इसके अंदर डाल देना, इसी लाइन को फिर से लिख देना। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑन द वॉल, है ना, डिक्रीज वर्ड मत यूज मत करो, डिक्रीज वर्ड इंक्रीज वर्ड ये हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट में यूज करते हैं। आप बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप डिक्रीज इंक्रीज वर्ड नहीं, रेट ऑफ चेंज वर्ड यूज करो। क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर आपने डिक्रीज वर्ड यूज कर लिया तो फिर आप माइनस नहीं लगा पाओगे, माइनस नहीं लगा पाओगे तो वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है सॉल्यूशन में। तो आप इस तरह से माइनस हटा थोड़ा ना सकते हो, जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व हो जाए तब तक आप माइनस साइन छीन नहीं सकते। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तभी भी माइनस साइन मान लो बरकरार रहता है, तो फिर अपन क्लोजिंग स्टेटमेंट में उसको रेट ऑफ डिक्रीज लिख देंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या लिखोगे, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑन द वॉल, ठीक है ना, when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall is given by dy by dt at x equal to 4 and y equal to 3 is equal to वैल्यू डालो, माइनस 0.02 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो 4 2 जा 8, तो माइनस 0.08/3। ओके, ये मीटर में है, ये किस में बेटा, मीटर पर सेकेंड है, तो इसको क्यों ना सेंटीमीटर में चेंज कर दें क्योंकि डेसिमल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.08 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आंसर आपका माइनस में आ रहा है, जो मैंने पहले हिंट दे दिया था कि माइनस में आएगा ही आएगा। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट में अपन इसका माइनस छीन के और उसकी जगह रेट ऑफ डिक्रीज डाल देंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट विल बी लाइक, hence we conclude that height on the wall, the height on the wall of the ladder, the height on the wall, ठीक है ना, when the, ये पूरी लाइन लिख देंगे, when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, is decreasing at the rate 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। या तो ऐसे लिख देंगे या फिर सीधे जैसे कुछ जो मेन तरीका था, हैंस द रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ चेंज ना लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल इज 8/3। फाइनल स्टेटमेंट में माइनस मत लगाना, और उससे पहले माइनस उसका छीनना मत, और उससे पहले कभी रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज वर्ड मत लगाना, हमेशा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। समझ आया, सारी बात क्लियर है? सो काफी आज के लिए इन सारे क्वेश्चंस को और प्लस इंट्रोडक्टरी पार्ट को खत्म करो, फिर देखते हैं। ओके, वन मोर थिंग, आज मंडे है, तो आज मंडे है तो बेटा आज इवनिंग में भी आप क्लास पे आ सक, पर आज इवनिंग में तो टेस्ट है, आज इवनिंग में टेस्ट है ना आपका। ऐसे कर लें, हाँ, एक काम करते हैं, सुनो, चलो इसको तो बंद करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।